मैंने ऑलमोस्ट 80-90% तो सारे से करा ही दिए, एक ही दो सेट बचे थे। आई होप वो बना लिए होंगे आप लोगों ने। बन गए? तो जो नहीं बने डाउट्स लेकर के आए करिए पहले तो, है ना, कोई बात नहीं। तो अब जो नया स्टार्ट करना है आज वो है लाइन ग्राफ आपका। और एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आपको बार ग्राफ में भी बताया था कि बार ग्राफ और पाई ग्राफ में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो मतलब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो क्या दिया हुआ है, द गिवन लाइन ग्राफ। अच्छा, यहाँ कहानी वाले क्वेश्चंस नहीं है अभी, जब तक इजी क्वेश्चंस नहीं है कहानी नहीं मिलेगी। कहानी मिलेगी आपको जहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, कैट में कहानी खूब आती है, तभी सिर्फ समझना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन है। द गिवन लाइन ग्राफ shows the number of fruits sold in 3 different shops A, B and C। जो ब्लू वाला है वो ए के लिए है ना, और ये जो ऑरेंज टाइप का वो आपका जो है बी के लिए है, और जो ग्रे है वो आपका सी के लिए। तो एक काम करो, मैं बार बार इसमें गड़ा गड़ा के देखूंगा नहीं, पहली बात तो आप सभी लोग क्या करो, एक टेबल बना लो इस टाइप से। एप्पल ऑरेंज बनाना चाहिए, 5 है ना, तो शॉप ए बी एंड सी, और क्या क्या है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, चेरी और गुआवा। ठीक है, ठीक है, इनके लिए आप ऐसे एक टेबल बना लो, और वैल्यूज आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। लाइक जैसे पहला वाला है ना, ये एप्पल के लिए, तो एप्पल की अगर बात की जाए तो इसका कॉस्ट अलग अलग शॉप पे अलग अलग है, कॉस्ट ही तो दिया ना, नंबर ऑफ फ्रूट्स, सॉरी नंबर ऑफ फ्रूट्स है, कि जैसे यहाँ पे जो शॉप ए है, ब्लू वाला ए के लिए है, तो यहाँ पे जो एप्पल्स हैं वो कितने हैं, 100 एप्पल्स हैं। लेकिन जो हमारे पास बी वाली जो शॉप है उसमें कितना है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बीच में कोई लाइंस वगैरह तो बनी नहीं है, तो ये अंदाजे पे ही जाएगा बिल्कुल, तो अप्रोक्सीमेशन भी बहुत सही होना चाहिए आपका, है ना। तो ये बिल्कुल मिड में दिख रहा है, इसलिए आप इसको 450 ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। तो दिस वैल्यू इज 450 एंड द सी वाला इज 550। तो पहले तो डेटा क्लियर है, मुझे भी बता दो भाई, मैं भी लिख दूं कितना कितना है, 100, 450 एंड 550। ओके चलो, एक डेटा हो गया। देन इसी तरीके से ऑरेंज के लिए लिख लो भाई। ऑरेंज वाले में अगर एक ही बात करूं तो कितना है, कहां 200 दिख रहा है भाई, ब्लू लाइन कहां गई है, ये अगर डेटा गलत लोगे तो आंसर कैसे सही आएगा भाई, ब्लू लाइन ऊपर की तरफ गई है, 400 पे आ गई, तो ए शॉप में कितने हैं, 400, इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि गलती ना हो, है ना, बार बार स्क्रीन पे देखने पे गलतियां होती हैं, इसलिए एक बार लिखना बहुत जरूरी है। तो ये आपके पास हो गया 400, ऑरेंज वाला कहां पर गया, 200 पे, ये 200 है, और ग्रे वाला कहां गया, अगेन 400 पे, तो 400, 200 एंड 400। ऐसे ना जब सॉल्व करोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ में देखना नहीं पड़ेगा बार बार, है ना, क्लियर। ऑरेंज की बात करते हैं, एक मिनट, अच्छा उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। बनानास की बात करते हैं, तो बनानास में मुझे बताओ ब्लू लाइन कहां गई है, 300 पे, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं इसलिए दिख नहीं रहा है ना। और आपकी शीट में ये पता करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज अब वो ब्लैक कलर सही है, ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो आपको स्क्रीन पर कलरफुल मिल जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं रहेगा, ठीक। तो ये जो ब्लू वाला है वो आया है 300 पे, और जो ऑरेंज वाला आया है वो 350 पे है, और ग्रे वाला फिर वापस 300 पे, तो वैल्यूज क्या क्या आ गई, एंड 300, क्लियर। चेरीज की बात की जाए तो चेरीज कितनी कितनी है भाई, 150, 300 एंड, हाँ तो फिर से बताइए, 250, ये भी वैल्यूज आ गई। लास्ट गुआवास के लिए देखो जरा, 200, 250 एंड 500, 200, 250 एंड, अच्छा ये काम मैं कर रहा हूँ, साथ में आप लोग अपनी कॉपी पे करना था, है ना, ये मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए, बोलना ना पड़े मेरे को बार बार। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी है सब कुछ, साथ में कॉपी पेन रखेंगे, सिर्फ मूवी की तरह देखेंगे तो नहीं आएगा समझ में, है ना, क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ चेरी सोल्ड इन सी इज, सी मतलब शॉप सी है ना, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इन शॉप ए एंड बी टुगेदर। तो सी के लिए पूछ रहा है ना, तो सी की वैल्यू ऊपर और ए एंड बी के लिए पूछ के साथ लगा है व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो ए और बी की वैल्यू कहां जाएगी, नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे सी पे किसके लिए बात किया, चेरी के लिए, और नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इन ए एंड बी, तो यहाँ पे बात हो रही है चेरी की, यहाँ बात हो रही है बनाना की। तो वैल्यूज देख करके बताओ, सी शॉप पे चेरीज कितनी है, 250 है, ओके 250 है। नंबर ऑफ बनानास इन ए एंड बी टुगेदर, तो नंबर ऑफ बनानास इन ए एंड बी कितना आ गया, 650 आ गया भाई, एंड इसके थ्रू आ गया मेरे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू। 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना नहीं करना बाद में देखा जाएगा, अभी पहले तो 0 0 हटा दो, 0 0 हटा दो, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या बन जाएगा 5/13, ठीक है। अब 5/13, अगर आपको 13 वाला वैल्यू पता तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, इंटू 100 कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है आंसर, 38.4। कहीं पे अप्रोक्सीमेशन लिखा नहीं है इसलिए मैंने जबरदस्ती अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया, एग्जैक्ट पूछ रहे हैं तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा सर, क्लियर है, आंसर इज व्हाट 38.4। आई होप ये सबको क्लियर है, अभी ज्यादा दिमाग वाले बिल्कुल नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन वाले सभी को क्लियर है, शांभवी एंड रिया क्लियर, Yes, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, yes, sir. गुड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड इन ए टू बी। तो कोई पर्टिकुलर फ्रूट की बात की है, हाँ टोटल चाहिए होगा, तो टोटल निकालने के लिए आप वापस यहाँ आ जाओ, ए का टोटल निकालो, बी का टोटल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो टोटल जरा बताओ कितना कितना आ रहा है, 1150 किस पे आ रहा है, ए 1150 1550, आप 13 बोल रहे चलो 1550, ठीक है। तो 1150 एंड 1550, तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल बताना है, 1150 एंड 1550, 0 0 हटा दो, अब बाकी आप 5 से डिवाइड कर लो जितना हो रहा है ना, आ रहा है आंसर, यहाँ 33 सॉरी 23 दिख ही रहा है और यहाँ पे 31 दिख रहा है, हेंस फर्स्ट वाला इज द आंसर, क्लियर। इसमें तो मेरे ख्याल से आज कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में जरूर होएगी ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। द नंबर ऑफ बनानास ऑरेंज एंड गुआवा टुगेदर सोल्ड इन ए, टुगेदर सोल्ड इन ए, है ना, तो नंबर ऑफ गुआवास की बात कर रहा था, और एक मिनट, बनाना ऑरेंज एंड गुआवास है ना, तो बनाना ऑरेंज एंड गुआवास इनकी बात कर रहा है, कितना हो गया 900 900, ठीक है। तो ये नंबर हो गया मेरे पास 900 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल चेरी एंड ऑरेंज सोल्ड इन सी, तो सी पे जाएंगे एप्पल चेरी एंड ऑरेंज, तो एप्पल चेरी एंड ऑरेंज कितना आ गया 1200, दिस वैल्यू इज 1200। आपसे सिंपल सा कह रहा है कि 900 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1200, तो 900 ऊपर की तरफ है ना, और 1200 इसको अगर सही से लिखोगे तो क्या 3/4 दिख रहा है, एंड 3/4 इज व्हाट 75%, वो आंसर हो जाएगा, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, है ना, फिर मैं बताता हूं। बहुत अच्छा नहीं लेकिन पिछले जो क्वेश्चन से थोड़ा सा बेटर है।
जहां डेटा ज्यादा लिखा हुआ जो भी टर्म आएगा वो टर्म की वैल्यू चाहिए होगी भाई। क्वेश्चन में ज्यादा लिखा है ना, यही तो है। शीट मुझे भी चाहिए होगी, एक है नहीं अभी। एक शीट मुझे भी चाहिए, शीट नंबर 2। हाँ, एनी आंसर लीजिए। नंबर ऑफ मैंगोज की बात कर रहे हैं, इसमें डेटा में मैंगो है नहीं, तो जो दिया हुआ है उसी के थ्रू देखोगे फिर आप लोग, है ना। ग्राफ में तो नहीं, अब दिखा। अच्छा थोड़ा सा ही बेटर है पिछले क्वेश्चन से। अच्छा जरूरत पड़ेगी अभी। 1440 ओके, देखते हैं। 1440 सबका आ रहा है, मतलब जिन्होंने भी आंसर दिया है। अनमोल, एरिन, आशीष, आयुषी, खुशी, महेंद्र, पीयूष, शिवानी, विष्णु। ठीक है। सोल्ड बाय ए, तो नंबर यहाँ पे एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना चाहिए, गोवा मैंगो है नहीं, तो टेबल में एक और रो बढ़ा लीजिएगा नंबर ऑफ मैंगो के लिए, अगर वहां बन लिखना है जबरदस्ती, तो हालांकि जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड बाय ए, तो मैं मैंगोज के लिए लिख रहा हूं, ए में जो दे रखा है किस 40% मोर देन द नंबर ऑफ गुआवा सोल्ड इन सी, है ना। तो गुआवा सोल्ड इन सी कितना है, 500 था। तो अगर दिस वैल्यू इज 500, तो बोलता है कि ए में जो नंबर ऑफ मैंगो है वो कितना है भाई, 40% ज्यादा है इससे। तो 500 का 40% कितना होता है भाई, 200। तो नंबर ऑफ मैंगोज इन शॉप ए कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये वैल्यू होगी अपने पास 700। And the number of mangoes sold in B is 20% more than the number of orange sold in A. तो number of orange in sold A चाहिए, तो कितने हैं A में number of oranges 400। तो अगर this value is 400, आपस में बातें नहीं भाई, तो B में कितने हैं मेरे पास, 25% ज्यादा है। तो 25% इससे ज्यादा, तो 25% मीन्स 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो गया, 100। सो दिस वैल्यू विल बी व्हाट, कितना, हाँ 500। अब ऐसी गलती तो नहीं करना भाई, है ना। एंड द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड इन सी इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ चेरी सोल्ड इन बी, तो ये वैल्यू चाहिए होगी 300। अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पे लोग एक गलती कर जाते हैं, मैं बता देता हूँ पहले। मुझे पहले चाहिए चेरी सोल्ड इन बी, कितना है 300, तो ये तो 300 है। कुछ लोग क्या कर जाते हैं जल्दीबाजी में, इसने बोला कि नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड इन सी इज 80%, 80% ज्यादा या कम नहीं बोला है, क्या बोला है, इज 80%। और जल्दीबाजी में क्या होता है, दो जगह कर लिया ना ज्यादा ज्यादा, यहाँ 80% जोड़ देते खटाक से, है ना, और गलत हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि गलत हो गया। तो इसका 80% कितना आएगा भाई, 240। तो सी में जो नंबर ऑफ मैंगो है दैट इज 240। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एंड द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड इन सी, ये तो हो गया। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड इन एबीसी टुगेदर, तो इसका सम ही तो बताना है।
1440, ठीक है। और अगर किसी ने इसमें अगर 80% जोड़ दिया होता, सपोज 240 अगर जोड़ दिया होता है ना, तो शायद देना चाहिए था, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। मेरे जैसा अगर कोई रहेगा तो वो ऑप्शन भी देगा जरूर है ना। चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी क्या कह रहा है, इफ, अच्छा अब तो मेरे पास भी है, इधर से पढ़ते हैं। If each fruit of apple, orange, banana, cherry and guava sold in A, इधर ही लिख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। सोल्ड इन A at ₹30, ₹25, ₹25, 15, 20 and 10 respectively, then find the revenue collected from shop A। तो रेवेन्यू निकालना है हम लोगों को, तो ये कैसे करिएगा, ए के लिए बोल रखा है आपको, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, तो ए में आपको एप्पल का कॉस्ट कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ऑरेंज का 25, ऑर्डर बस देखना है सही है कि नहीं है, एंड बनाना का 15 है, फिर 20 है और फिर 10 है। तो ये पर फ्रूट का कॉस्ट है, पूछ रहे रेवेन्यू। तो भाई अगर आप यहाँ पे 100 फ्रूट्स है, एक फ्रूट का कॉस्ट 30 रुपए है, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट करके बस सब निकालना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है, निकाल करके बताइए कितना आ रहा है। हम्म, 22,500 सभी का आ रहा है, चलो बढ़िया। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ फ्रूट्स को उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास टोटल पैसा आ जाएगा, सबका सम कर लो, रेवेन्यू आ जाएगा कितना आ रहा है शॉप ए का, है ना, सिंपल था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आंसर इसका 22,500 है, कुछ हद तक पिछले जो क्वेश्चन है उससे सही है, तो एक बार इसको देखते हैं हम लोग, ठीक। क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे, पहले उस बात को समझो। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वैल्यू ऑफ द रेशियो, है ना, जो ग्राफ है वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं दे रहा है, क्या दे रहे हैं, रेशियो, है ना, ऑफ द एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, है ना। तो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, तो अगर एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट बोला है तो एक्सपोर्ट न्यूमरेटर में जाएगा और इंपोर्ट डिनोमिनेटर में जाएगा, ये रेशियो दे रखे है आपको, ठीक। ऑफ द टू कंपनीज रिलायंस एंड सैमसंग ओवर द पीरियड 2011 टू 2016, हर साल का अलग अलग आपको रेशियो दे रखे है, समझ गए बात को, क्लियर है। एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, और ये वैल्यूज जो है इधर नोटिस करो, 0 से 0.5, 0.5 से फिर 1, 1 से 1.5, इस टाइप से चल रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द इंपोर्ट इज मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी रिलायंस, रिलायंस कंपनी का जो इंपोर्ट है वो कितनी बार है, कितने ईयर्स में ऐसा हुआ है कि उसका जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा हो, ये बात को आपको फाइंड करना है। कैसे पता कर पाओगे ये आप लोग बताएंगे, सोच समझ करके थोड़ा दिमाग लगा करके बताएंगे, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत बताएं, मेरी भी हेल्प करें और अच्छा लगेगा। यस, इस बात को कैसे पता कर पाओगे, बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल सा। वेरी गुड, सिंपल सी बात है, जानबूझ के मैंने लिखा। ये क्या कह रहा है कि ऐसे कितने ईयर्स हैं जिन ईयर्स में इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। तो मैं अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह बोलूं तो आप ये सोचो कि इंपोर्ट को ज्यादा रखना है, इंपोर्ट कहां लिखा हुआ है, तो अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द वैल्यू इज लेस देन 1, एंड ये रेशियो ही तो लिखा हुआ है। मैं देखो सिंपल सी बात होती है, अगर कहीं पे रेशियो लिखा है 4/3 मान लो, इसमें नहीं है लेकिन कहीं मान लो कोई रेशियो आ गया 4/3,
तो 4/3 का मतलब क्या है, 4/3। इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर। समझ गए बात को। और आप नोटिस करो ये रेशियो का वैल्यू डेसिमल वैल्यूज लिखी हुई है ना। तो जैसे यहाँ पे किस कंपनी की बात कर रहा है, रिलायंस की, मतलब ब्लू वाले की बात कर रहा है। और ब्लू वाले में हमें चाहिए क्या, इंपोर्ट ज्यादा चाहिए। तो इंपोर्ट तभी ज्यादा आएगा जब उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो, ज्यादा नहीं, उल्टा नहीं बोलना है। फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो, फिर से बोलिए, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो, हाँ लेस देन 1 हो। समझ गए। तो आप रिलायंस कंपनी के लिए देखेंगे, है ना, कितनी बार देखो 1 वाला डेटा यहां पर है, ये जो ब्लू कलर वाला जो डॉट है वो कितनी बार 1 से नीचे गया, एक बार गया। तो एक ही साल ऐसा था जहां पे जो इंपोर्ट की जो वैल्यू वो एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा थी। इंपोर्ट की वैल्यू वाज मोर, उल्टा बोल रहे हर बार आप लोग, इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो ज्यादा थी एक्सपोर्ट से। समझ गए। बट रेशियो में जाओगे तो रेशियो को लेस बोलोगे कि इट इज लेस देन 1। अभी क्लियर है सभी को, ये देखो है तो सबको क्लियर, नो डाउट, बट एक कम ज्यादा में गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। इज इट क्लियर और नॉट? सभी को, ऑनलाइन वाले क्लियर है सभी को? अरिन, आशिक, Yes, sir. आयुषी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ इंपोर्ट of company Reliance for the year 2014 and 2015 was 50 crores। तो कंपनी रिलायंस की बात कर रहा है 2014 एंड 2015, नहीं पता है कितना था और नहीं पता यहां कितना था, बट द टोटल वाज 50 crores, ये दे रखा है ना। what was the total export for the same year। ये बोलता है कि अगर 2014-15 में इसका टोटल जो रेवेन्यू मतलब जो था आपके पास इंपोर्ट का जो वैल्यू है वो 50 करोड़ है, ये इंपोर्ट की वैल्यू है, ठीक है। फिर ये बोलता है कि व्हाट वाज द टोटल एक्सपोर्ट फॉर द सेम ईयर्स, मतलब यहाँ का और यहाँ का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है सभी को? अब जरा सोच समझ करके और देख करके बताओ कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जल्दबाजी में बहुत लोग गलत कर जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन आया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। अभी तक सारे डायरेक्ट थे, अभी थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है, बस इतना है। बट अभी भी कहानी नहीं आई क्वेश्चन के अंदर। हाँ भाई, क्या क्या आ रहा दिमाग में बताओ। हाँ, किस चीज का रेशियो निकाले, किस चीज का रेशियो, तो वैल्यू होनी चाहिए ना रेशियो के लिए। निकालेंगे हमसे मत बोला करो, निकाल करके बताया करो कि सर ये आ रहा है ना। सभी लोग, क्योंकि पूछ ही रहा हूं ना, तो आप मेरे को फिर वो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही थोड़ा होता है जो आजकल की मीडिया करती है। है ना। तो क्लियर करने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे तो सीबीडी बोलो। सिंपल सी बात है, वो खुश हो गया वो सीबीडी। नन ऑफ दीज भी लगा है साथ में, ये थोड़ा खतरनाक है।
सीबीडी भी और नन ऑफ दिस भी है। कई बार अपना आंसर नहीं दिखता तो हम लोग सीबीडी कर देते हैं, लेकिन नन ऑफ दिस भी लगा हुआ है। अब क्या करोगे कौशल? कहां कहां तक पहुंचे भाई? क्या क्या स्ट्राइक करा बताओ? तो इसलिए सीबीटी। गुड, तब ठीक है। मुझे बस ये बताइए आप लोग कि आपको ना 2014 में कंपनी रिलायंस के लिए क्या डेटा दे रखा है? ये दे रखा है आपको कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.4। तो 2.4 इज व्हाट? इज व्हाट? रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, इंपोर्ट कम हुआ है, यही तो मतलब है। क्या आप यहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यूज निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। अगर मैं लिखूं भी तो ज्यादा क्या लिखूंगा भाई कि दिस इज इन 2014 कि ये आपके पास 2.4 आ गया डिवाइडेड बाय 1, ये तो बोलोगे। तो अगर मैं इसको और सही से करूं, पॉइंट हटा के 0 कर दूंगा तो 24.10 हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? 12/5। तो अगर इसको 12a और 5a लिखूं तो बात समझ में आएगी? हाँ, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर लो कि दिस इज इंपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट यहाँ पे, तो दिस इज 12a एंड एक्सपोर्ट कितना हो गया, इंपोर्ट कितना हो गया 5a। क्लियर है? बात समझ में आई? कितने कितने हो तो नहीं पता ना, तो सिर्फ रेशियो ही है अपने पास। ये 2014 में होगा। 2015 में क्या करिएगा? 2015 में वैल्यू कितनी? लगभग 1.78 दिख रहा मेरे को, है ना, 1.8। तो लिख 1.8। तो अगर 2015 के लिए यही वैल्यू लिखनी है मुझे तो मैं इधर लिखूंगा 1.8 मतलब 18/10 लिख सकता हूँ। 9/5, तो इसको 9b और 5b कर लूं तो इंपोर्ट हो गया मेरे पास कितना, 5b, है ना। तो ये y की जगह मैं 5b कर देता हूं और एक्सपोर्ट कितना हो गया 9a। क्लियर है? तो आपके पास 5a प्लस 5b का वैल्यू है कि 50 करोड़। क्लियर? क्या आपको यहां से पता चल पा रहा है कि a की और b की वैल्यूज कितनी है? नहीं पता है ना। और अगर ये बात आपको नहीं पता है तो क्या आप यहाँ पे इनका इंपोर्ट का वैल्यू निकाल पाओगे 2014 या 15 का? आप वैल्यूज नहीं निकाल पाइएगा। जब इधर नहीं निकाल पाएगा तो ये भी नहीं निकाल पाएगा। हेंस योर आंसर इज व्हाट? आंसर की में क्या है? सीबीटी है, तब सही है ना। क्योंकि हम वैल्यूज नहीं निकाल पा रहे, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बिना लिखे मत बोलो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आंसर ना कि हम नहीं कर पा रहे बहुत लोग बोल देंगे, है ना। पहले उसको लिख करके देखो हम सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तब ना सीबीटी होगा। आप नहीं कर पा रहे इसलिए थोड़ा सीबीटी होगा। डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है? समझ गए बात को? आगे बढ़ा जाए। चलो। हाँ, 32 और 31 दो डिजिट दे रखी हैं। 31 है, अरे इधर इधर ऑप्शन, तो वैसे एक डिजिट दे दे तब हो जाता है। डिजिट से क्या मतलब है? अरे मैं जैसे कि एक्सपोर्ट ज्यादा ही था इंपोर्ट से, तो उस लॉजिक से तो जो दिया होगा वही होगा, कैसे श्योर करोगे? नन ऑफ दिस भी लगा हुआ है ना। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। In which of the following years the difference between the export and the import of the company Reliance is minimum? कंपनी रिलायंस के लिए ही पूछ रहा है आपसे बार बार। दूसरा कंपनी कौन सा था? अच्छा, सैमसंग। हाँ। किस ईयर में ये जो डिफरेंस था इनका वो मिनिमम है? ये कौन बताएगा और कैसे बताएगा? क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन, ओके। एक और यहाँ पे नवीन है ना इसी बैच में? दूसरा बैच होगा, ठीक है। हाँ, कुछ आ रहा है समझ में? ये वाला क्वेश्चन आ रहा है? बताओ क्या क्या बातें समझ में आ रही है, पूछा क्या है? हाँ। हम्म हम्म हम्म। तो
आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, कैसे पता कर पाओगे इस बात को? देखो एक बात को समझना सभी लोग, ये जो डिफरेंस पूछ रहा है किस चीज का डिफरेंस पूछ रहा है? वैल्यूज का, वैल्यूज का। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है बट उसकी वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहा है, ना कि उसका परसेंटेज का, ना उसका रेशियो का। क्या बोल रहा है? which of the fall in which of the following is the difference between the export and import of the company Reliance is minimum, है ना? कौन सा ऐसा ईयर है जहां पे इनकी वैल्यूज का डिफरेंस इज मिनिमम? तो डिफरेंस मिनिमम चाहिए, कम से कम चाहिए हमें। ऑब्वियसली रेशियो की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, बट सिर्फ रेशियो के थ्रू आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो उसकी वैल्यू ही कम हो जाएगी। हो सकता है कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे रेशियो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली 2.4, 2.4। अगर एक वैल्यू 24 है तो एक वैल्यू क्या है 10, फिर डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 14 यूनिट्स का दिख रहा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ये भी तो पॉसिबल है कि ये शायद यहाँ पे 2400 रहा हो, ये 1000 हो। समझ गए बात को? सबसे कम कहाँ दिख रहा है? 2012 में कितना, लगभग 1.1 या 1.2, 1.2 मान लेते हैं। अगर 1.2 लिखोगे तो 12.10 दिखेगा। हो सकता है ये वैल्यू इतनी बड़ी रही हो, तब इसका डिफरेंस ये थोड़ा बोलोगे सबसे कम आ रहा है, डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है। तो रेशियो से वैल्यू पे अगर कहीं पर भी ये रेशियो ना एग्जैक्टली 1 दिया होता, कहीं पे भी रेशियो एग्जैक्टली, तो जितना इंपोर्ट हुआ उतना ही एंड डिफरेंस 0, तब आपका आंसर मिल जाता है। बट बाकी वैल्यूज जो है वो 1 नहीं है आपके पास, 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, तो उसके थ्रू आप रेशियो के थ्रू एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे। हो सकता है सबसे कम डिफरेंस जहां आ रहा है वहां ओवरऑल वैल्यूज बहुत ज्यादा हो, तो उसका डिफरेंस ज्यादा भी आ सकता है ना। भाई देखो यहाँ पे सिर्फ 2 जीरो लगाया, 5 जीरो लगाया, मैं चाहूँ 10 जीरो लगा दूं, रेशियो तो वही रहेगा। तो अगर इनका इनका डिफरेंस की बात करो, 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, और पता नहीं कितना कितना हो सकता है। और यहाँ पे अगर भले ही वैल्यू ज्यादा दिख रही है बट ये डिफरेंस कितना आया, ये 1400 का आया, भले ही रेशियो ज्यादा है बट वैल्यू क्या आ गई, कम। तो रेशियो के थ्रू वैल्यू कम ही आएगी ऐसा श्योर नहीं है, ये वैल्यू ज्यादा आएगी ऐसा श्योर नहीं है। अगर कहीं 1 दिया होता तो फिर आपका डिफरेंस 0 ही होता, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो जाता, बराबर हो जाता, तभी तो 1 आएगा। क्या हो गया भाई? क्या कोई भी बात आए तो मेरे से डिस्कस करो भाई। आपको एवरी टाइम यहाँ क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ ग्राफ में, किस चीज का रेशियो था, क्या कुछ लिखा था ना मैंने कहीं? एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट अपॉन, अगर मान लीजिए इंडिया में टी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मान लो 500 करोड़ टन हो गया, हाँ, उसमें से 250 करोड़ हमने भेज दिया, 250 करोड़ रख लिया, या 250 करोड़ कम पड़ गया, हमने मंगा लिया, कुछ भी किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात हो रही है ना? तो हमने जितना ही मंगाया उतना एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या हुआ वहां पे, रेशियो क्या आएगा, तभी तो 1 आएगा। 1 तो तभी आएगा व्हेन बोथ वैल्यूज आर इक्वल, और फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा। बट देखो यहाँ डिफरेंस निगेटिव तो नहीं जा सकता ना, डिफरेंस तो नंबर्स में ही रहेगा, या तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो इंपोर्ट ज्यादा होगा, भले ये वैल्यू छोटी है बट डिफरेंस तो देगा ना कुछ ना कुछ। तो डिफरेंस आपका 0 से कम तो नहीं हो सकता, और 0 कब हो सकता है, अगर यहाँ पे 1 एग्जैक्टली दिया होता तो, जो कि गिवन नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सीबीडी फिर से हो जाएगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि वही बार बार लिख करके आ रहा है, समझ रहे हैं? हाँ नहीं मैं बता रहा हूं। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? मैं दोबारा बताऊं, देखो क्वेश्चन टफ नहीं है बट इसमें गलती होने के चांसेस लोगों पे हैं काफी, तो थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है नो डाउट। अभी स्टोरीज इंक्लूड करूंगा इस पे ना, तो क्वेश्चन और बेटर हो जाएंगे। फिर ऑनलाइन वाले एक बार सभी लोग कंफर्म करें भाई, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। गुड गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, इफ द डिफरेंस the import and export for the company Samsung for the year 2013 was 50 crores 2013 में, for the company Samsung, ठीक है, between import
and export. This difference is 50 crores. सही पढ़ रहा हूं ना? Then what is the export for the year 2013? ये 2013 है प्लेट अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ना यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, कि ये जो है हमारे पास 50 करोड़ है। सबसे पहली बात कि ग्राफ में फिर से जो रेशियो था वो क्या था, किस ऑर्डर में? एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट। तो इसको भूलना नहीं, उल्टा कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट ये हमें दे रखा है। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि 2013 में जाएंगे, कंपनी सैमसंग के लिए देखेंगे, वैल्यू इज व्हाट, वैल्यू इज व्हाट, ये 0.5 से 1 के बीच में दिख रही है लगभग 0.75 है ना। तो अगर इसको मैं लिखूं 0.75 तो कैन आई राइट दिस वैल्यू एज 3/4? भाई पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 3/4 ही आएगा। क्लियर है? ये अप्रोक्सीमेशन पे चल रहा है, बिकॉज एग्जैक्टली तो नहीं पता ना कहाँ है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/4, मतलब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस कितना है? 50 करोड़। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1, तो 1 यूनिट इज 50 करोड़, तो 3 यूनिट इज व्हाट? 150 है ना, एंड 4 यूनिट इज व्हाट? 200। पूछा क्या? व्हाट इज द एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 2013? तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है नवीन और बाकी लोग? भाई क्लियर है अच्छे से? आंद्री कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रही है? आज के क्वेश्चंस टफ वाले नहीं है, लॉजिकल वाले भी नहीं है, ये सिंपल से हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ना आए समझ में। मुझे लग रहा है कि शीट पे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे सो दैट कि और अच्छे क्वेश्चंस मिले हम लोगों को। चलो 25th वाला देखते हैं। अब बोलता है कि हैड द एक्सपोर्ट फॉर द कंपनी रिलायंस इन 2014 इज रिड्यूस्ड बाय 25%। रिलायंस की बात कर रहा है इन 2014। ये बोलता है कि अगर इसका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए बाय 25% एंड इंपोर्ट इज इंक्रीज्ड बाय 25%, और इसको अच्छा रिड्यूस्ड है, सॉरी हाँ ध्यान नहीं दिया, है ना। और इसको जो है 25% इंक्रीज कर दिया जाए। पढ़ने में गलती हो जाती है, देख लिया करो आप लोग, है ना। फॉर द सेम ईयर, मतलब 2014 की ही बात कर रहा है। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, है ना। तो पहले 2014 में था कितना रिलायंस के लिए? 2.4, है ना। और किस चीज का रेशियो था? एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, एंड दिस वाज 2.4, मतलब 24/10 भी लिख सकते थे या 12/5 भी लिख सकते थे, जो अच्छा लगे वो लिख लो, कोई इश्यू नहीं है ना। मैं अगर चाहूंगा तो इसको 120, 50 भी कर लूंगा, मैं चाहूंगा तो इसको कुछ और भी कर लूंगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 240, इसको 100 कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया सो दैट, देखो दोनों का क्या निकालना है? 25% ही तो निकालना है। 25% इज व्हाट? 1/4। मैंने जानबूझ के 0 बढ़ा दिया सो दैट की वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो उसका 1/4 बढ़ाना या 1/4 घटाना आसान हो जाएगा, वरना पॉइंट में चले जाते हैं। आप रेशियो में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है या सेम वैल्यू से डिवाइड करना है, रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता है। इतना सीखा होगा सबने। तो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज किया जा रहा है, तो इसका 25% कितना होएगा? 60 घटा देना है, कितना बन जाएगा? 180। न्यू वैल्यू विल बी 180। रेशियो की बात है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है ना। आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा सेम रेशियो में, इतना घटाएंगे बढ़ाएंगे तो फाइनली यही आएगा। इसका आंसर किया जा सकता है। इसको क्या करना है? 25% बढ़ाना है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करो, आंसर पॉइंट में है तो आपको पूरा सॉल्व करके पॉइंट में बताना। आ रहा है एग्जैक्ट कितना आया? 1.44। दिस विल बी द आंसर। आई होप सबको अच्छे से आया, कोई इश्यू नहीं है, पक्का? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर था, जिसमें हम लोग से कुछ गलतियां हो सकती थी। ठीक है, अभी इस शीट में और भी क्वेश्चंस हैं, बट जो क्वेश्चंस वो किसी न किसी टॉपिक पर बेस्ड है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, एक है जो टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है, एक है जो टीएसडी पर बेस्ड है,
एक है जो रेशियो पर बेस्ड है ना, कुछ जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाले भी है इसमें। तो कौन सा टॉपिक वाला करेंगे, बिकॉज टाइम है एक सेट, टाइम एंड वर्क। चलो मेरा भी मन उसी का था है ना चलो तो मन की ही बात करते हैं फिर आगे, है ना, क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी वाले नहीं करने हैं, ये है ना, शीट में ये वाले क्वेश्चन पर आएंगे। द फॉलोइंग ग्राफ shows that the time taken by 5 persons to complete the job, complete the same job होना चाहिए, किसी एक काम को करने के लिए लोग कितना कितना टाइम लेते हैं वो आपको दे रखा है, ठीक है। हालांकि लाइन ग्राफ का सिर्फ इतना ही यूज है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो m है उसको लगते हैं 24 डेज, इनको 20 डेज, इनको 30 डेज, इनको 40 डेज, इनको 36 डेज, ये हम लोगों को डेटा दे रखा है, ठीक। द फॉलोइंग टेबल shows that the number of days the person M N O P Q are employed to complete a job, है ना, A B कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दे रखा है कि भाई अगर ये इंडिविजुअली वर्क करे, ग्राफ का मतलब क्या है, अगर M अकेले वर्क करेगा तो 24 दिन में काम कंप्लीट, है ना, N अकेले काम करेगा तो 20 दिन में काम कंप्लीट। लेकिन जो कोई वर्क इस टाइप से दिया गया है कि सभी जो है अलग अलग डेज के लिए काम कर रहे हैं, मतलब N खाली 4 दिन के लिए काम किया है ना, O जो है सिर्फ 6 दिन के लिए काम किया है, P जो है सिर्फ 4 दिन के लिए काम किया है, और M और Q का डेटा हटा दिया है, कितने कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं हमें नहीं दिया है। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में डेटा दिया जाएगा फिर आपको। तो जितना ग्राफ में दिया पहले वो क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइम एंड वर्क में कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ आइडिया है, थोड़ा बहुत पढ़ाया गया, चल रहा है अभी, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। कितने लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ऑब्वियसली है ना, आपने नहीं पढ़ा, और यहाँ जितने लोग हैं टाइम एंड वर्क थोड़ा बहुत हुआ है तो फिर कर सकते हैं आसानी से। चलो मैं बता दूंगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा, और जो लोग ऑनलाइन है उनको भी। देखो क्या दे रखा है, ग्राफ गायब हो गया, कोई बात नहीं। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज फॉर विच M and Q वर्कड ऑन जॉब A is 2:3, तो M और Q जितने डेज के लिए जो टाइम है ना वर्क किए हैं, दैट इज 2:3। इनके नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो है वो 2:3 है ना। और MNOPQ इनका जो वैल्यू था, यहाँ पर 4 डेज था, यहाँ पे 6 था, यहाँ 4 था, और इनके लिए सपोज यहाँ 2x हो गया, और इनके लिए यहाँ पे क्या हो गया 3x हो गया। क्वेश्चन में दिया था ये चीज, क्लियर है। और इनका 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 सबका टाइम क्या क्या था मैं मेंशन कर दूं, ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके लिए था 24, 20, 30, 40 और 36, ये हमको इनका टाइम दे रखा था। तो ग्राफ वाले सारे डेटा तो आ गए अपने पास, है ना। अभी क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच M and Q वर्क। M और Q कितने दिन के लिए काम किए हैं उसका हमें रेशियो बताना, ठीक है। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक। कई वेज होते हैं, बट सबसे आसान जो मेरे को लगता है वो होता है कि पहले आप किसी भी क्वेश्चन में ये पता कर पाओ कि वर्क कितना है। जनरली हम लोग 100% लेकर चलते हैं, विच इज 1 by 1 फ्रैक्शंस लेकर चलते हैं, बट कोशिश करो फ्रैक्शंस और इनको थोड़ा देर साइड में रखो, जब जरूरत पड़े तो यूज करो। आप कुछ यूनिट्स अज्यूम कर लिया करो। जैसे मैं अगर बोलूं कि मान लो, जैसे अलग एग्जांपल दे रहा हूं, ए है और बी है, ए किसी वर्क को 15 दिन में कर सकता है, और जो बी जो है वो उसी वर्क को जो है 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कुछ वैल्यू अज्यूम करता हूँ। कैसे अज्यूम करूंगा, इनका एक कॉमन मल्टीपल ले लेता हूँ, सो दैट कि मुझे पॉइंट वगैरह में ना जाना पड़े। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या आया 60। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि टोटल हमारे पास काम कितना है 60 यूनिट। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए काम करेगा तो 15 दिन में 60 यूनिट काम कर लेगा, और बी काम करेगा तो 20 दिन में 60 यूनिट काम कर लेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ए का पर डे वर्क कितना है, ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि 15 दिन में 60 यूनिट करता है तो 60 डिवाइडेड बाय 15 पर डे का काम आ जाएगा। तो आप बोलोगे डेली 4 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए बोलूं तो क्या देगा 3 यूनिट्स पर डे। अब क्वेश्चन में अलग अलग चीजें बोलेगा,
कि सपोज ए ने शुरुआत के 10 दिन काम किया। अब खुद से बताओ, ए ने अगर सिर्फ ए ने शुरुआत के 10 दिन काम किया तो कितना काम हो जाएगा? 40 यूनिट हो जाएगा। बचेगा कितना? अब वो काम कौन करेगा फिर? तो बी से कराएंगे इस रेट से, अकॉर्डिंगली करेंगे। जो आपको डेटा दिया जाएगा, जो कंडीशन दी जाएगी, अकॉर्डिंगली करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करना उसमें। क्लियर है मेरी बात? क्लियर? तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ एबीसी मैंने ए और बी का डेटा दिया, आपको क्वेश्चन में एम एन ओ पी क्यू इनका डेटा दे रखा है, सबके लिए टाइम है अलग अलग। आप एक काम करो, सबसे पहले इन सब का एक कॉमन मल्टीपल निकाल लो, सो दैट कि जब हम सॉल्व करें तो आसानी से किया जा सके। कितना कॉमन मल्टीपल चाहिए? जो कि हम क्या लेकर के चलेंगे? टोटल यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर है? 24, 20, 30, 40, 60, 360, 360 देख रहे हैं? 360 सबसे डिविजिबल है। जरूरी नहीं कि एलसीएम ही लो, एलसीएम का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, बस एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका कॉमन मल्टीपल हो। 360 की टेबल मतलब 24 से डिविजिबल हो जाएगा 360, दिख रहा है ना? 20 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, 40 से भी हो जाएगा और 36 से भी हो जाएगा। सबसे आसान दिख रहा है 360। तो अगर मैं टोटल अगर मैं 360 यूनिट ले लूं, है ना, तो मुझे बताओ कि अगर एम अकेले काम करेगा, है ना, तो वो पर डे कितना काम करेगा? 360 डिवाइड बाय 24, 15 यूनिट्स। ये डेली 15 यूनिट काम करेगा। क्लियर है? और ये नोट कर लीजिएगा, काम आएगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी। फिर अगर एन काम करेगा तो डेली कितना काम करेगा? 18 यूनिट काम करेगा। वो काम करेगा तो डेली कितना काम करेगा? आप इसको क्या करोगे? 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। ये डेली 12 यूनिट काम करेगा। अगर पी की बात करूं तो डेली कितना काम करेगा? 9 यूनिट्स काम करेगा। और अगर मैं क्यू की बात करूं तो डेली 10 यूनिट्स काम करेगा। हमारे पास सबका काम आ गया, सबका काम आ गया। अभी क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे क्या था? 2x 3x क्या था? यहाँ 2x, यहाँ 2x डेज और यहाँ पे 3x डेज आ रहा है, यही तो आ रहा है ना? अब आप एक बात बताओ, जो क्वेश्चन जो दिया हुआ जिस हिसाब से, उसमें n कितने दिन काम कर रहा है? 4 डेज। तो n जो है डेली कितना काम करता है? तो 4 दिन में कितना करेगा? आप क्या करोगे? इंटू 18 कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे? n का काम कितना है? टोटल जैसे 360 होगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। 72 पे तो नहीं हो रहा है, बाकी लोग भी करेंगे। वो कितने दिन काम कर रहा है? 6 दिन यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका पर डे वर्क कितना है? तो यहाँ पे क्या करोगे? कितना आ गया? ये भी 72 यूनिट काम करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये बताओ, पी जो है, पी के लिए कितना है? 9 यूनिट्स पर डे के रेट से 4 दिन काम कराना है, तो इंटू 9 करिएगा। तो अभी तक कितना काम हो गया? इन तीनों ने कितना काम कर दिया? तो 180 यूनिट्स वर्क इन तीन लोगों ने कर दिया। तो मेरे पास एम और क्यू जो बचे, इनके पास कितना काम बचा? 180 यूनिट्स बचा। समझे मेरी बात को? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है? मैं एक बार और बता दूं। क्लियर है अच्छे से? मुझे पता है कि यहाँ पे टाइम का रेशियो है 2:3, ठीक? तो मुझे पता है कि ये टाइम है, अगर तो एवरी टाइम मैं टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? पर डे वर्क से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना? तो ये टाइम है, पर डे वर्क कितना है एम का? तो ये इंटू 15 होगा, इंटू 15 होगा। क्यू के लिए क्या होगा? इंटू 10। और इनके लिए काम कितना बचा है? 180। तो कैन आई राइट लाइक दिस कि 30x प्लस 30x इक्वल्स टू 180? अरे ठीक है, आगे आगे भागने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई भाग ही नहीं पाएगा, है ना? अभी साथ में चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 60x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू व्हाट? तो अगर x की वैल्यू 3 है तो m कितने दिन काम किया? 2x मतलब 6 डेज। ये कितने दिन काम किया? 3x मतलब 9 डेज। 6 डेज और 9 डेज डिफरेंस क्या आ गया? 3 डेज। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो पूछा है वो तो आपका ठीक है, 3 डेज आंसर आ जाएगा, बट ये जो रेशियो जो था ना 2:3,
ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, इसको हर क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन जो कॉमन डेटा है, कॉमन डेटा लाइक एम का, ओ का और पी का, ये यही रहेगा, बट एम का और क्यू का वैल्यू अलग अलग आएगा, बिकॉज एवरी टाइम ये 2x 3x थोड़ा रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलेगा। आई होप सबको समझ में आया, जिन्होंने टाइम एंड वर्क कभी नहीं पढ़ा है या बहुत दिनों बाद पढ़ा है। नवीन, आया समझ में अच्छे से? ईशान, पढ़ा है ना आपने? तो चलो, बाकी और कैसे जिसने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा सबने? गुड, चलो अच्छे से क्लियर है, यस और नो? गुड, आगे बढ़ा जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर दो भाई। तो मैं सिर्फ यहां पे इनका डेटा हटा रहा हूं, एक मिनट, क्योंकि यही डेटा बदलेगा, बाकी डेटा सेम रहेगा। अब ये क्या कहता है, इफ एन ओ एंड पी वर्कड ऑन ए जॉब ए फॉर, अब देखो इफ लगा रहा तो कंडीशन नहीं बदल दे रहा है, क्या कह रहा है, एन ओ एंड पी वर्कड ऑन ए जॉब ए फॉर 2 days ईच, मतलब ये भी 2 दिन के लिए काम कर रहे हैं, ये भी 2 दिन के लिए काम कर रहे हैं, और ये भी 2 दिन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड द रिमेनिंग जॉब वाज डन बाय एम एंड क्यू, और रिमेनिंग जो जॉब है वो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक बात बताओ भाई, मैं आगे नहीं पढ़ रहा है, एम एन ओ पी, इसका पर डे वर्क कितना है, 4 यूनिट्स, इसका पर डे वर्क कितना है, इसका कितना है, तो अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो पर डे कितना काम होएगा, 14 यूनिट्स होएगा, और सबने 2-2 दिन काम किया है, तो क्या मैं सीधे बोल सकता हूँ 14 × 2 = 28। इन तीनों ने 2 दिन में कितना काम कर दिया है, मैं कुछ गलत कर गया, गलत बोल गया मैं, ध्यान नहीं दे रहा हूं, ये टाइम है और ये पर डे वर्क यहाँ पे उल्टा हो गया है ना। इसका पर डे वर्क कितना है, 18, इसका पर डे वर्क कितना है, और इसका पर डे वर्क कितना है, 9। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो डेली कितना काम होएगा, 39 यूनिट्स। अभी सही, वो देखने में गलत हो गया, डेली कितना काम होगा, 39 यूनिट्स। अगर ये तीनों 2 दिन काम करेंगे तो 39 × 2 कितना काम हो जाएगा, 72 यूनिट्स। इज इट क्लियर? तो क्या मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूं कि यहाँ पे अभी तक काम कितना हो गया, 72 यूनिट्स, 78 यूनिट्स, टोटल कितना लेके चल रहे थे, तो जो बचेगा वही तो एम और क्यू करेंगे, वही तो करेंगे। बात समझ में आई? तो वर्क कितना बचा है पहले वो भी बता दो भाई, 360 में से 78 हटा दो, कितना, 282। चलो ये मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, आगे तो पढ़ा ही नहीं मैंने। अब ये क्या बोल रहा है, if the ratio of the number of days for which m and q worked is in the ratio of 20:, तो ये है नंबर ऑफ डेज का रेशियो। m डेली कितना काम करता था, m का है 15 यूनिट, है ना, इनका है 15 यूनिट, q का डेली कितना काम था, 10 यूनिट्स, ठीक है, इनका है डेली वर्क 10 यूनिट्स, और ये किस चीज का रेशियो है, डेज का या टाइम का। क्लियर है? फाइनली इसने पूछा क्या है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच m वर्क्ड, m कितने दिन के लिए काम किया है, ये पूछ रहा हम लोगों से। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ रेशियो ही तो है, तो आप अगर नंबर ऑफ डेज करो तो ये हो जाएगा कि सपोज 20x डेज काम करता है, तो ये 17x डेज के लिए काम करता है, ये एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो 20x डेज में कितना काम करेगा, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 300x प्लस 170x, बड़ी वाली कोई इशू नहीं है, एंड इक्वल्स टू व्हाट, 282। सॉल्व करो जरा कितना आ रहा है, ये हो गया 470x इक्वल्स टू 282, तो x इक्वल्स टू व्हाट, 282 इंटू 470। ये भी सिंप्लीफाई मत करो, अभी लिखा रहने दो ऐसा, ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है। अब ये क्या पूछा है कि m कितने दिन काम किया है, m जो काम किया वो डेज कितना है, तो आप लिखोगे 20 इंटू एक्स का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या है, 282 डिवाइडेड बाय, तो पहले 0 से 0 हटा दो, क्या 47 के टेबल में आ रहा है, चेक करके देखो,
6 टाइम्स, है ना। तो ये अगर 6 टाइम्स चला गया तो 6 इंटू 2 इज व्हाट, तो मतलब वो 12 दिन के लिए काम किया है, हेंस ऑप्शन आ जाएगा। बहुत लोग बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे है कि यहाँ तक 282 है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा। समझे, समझे सभी लोग? कोई भी कंफ्यूजन है एक बार और बता दो भाई। शांभवी, रिया, आपका क्या नाम है? पीयूष, क्लियर है? कुछ कह रहे हैं? अच्छा दस मिनट बचा है, जो क्वेश्चन है वही करा देते हैं, इसके खत्म करते हैं, हटाया जाए इसको, सुन लेता हूं मैं हो गया। 33, द पर्सन्स N and O working on a job A alternatively for 10 days. N and O. Does this mean कि 5 days के लिए ये वर्क कर रहा है and 5 days के लिए ये वर्क कर रहा है? भले ऑल्टरनेट डेज है, 10 दिन के लिए काम करे तो मतलब एक दिन A, एक दिन मतलब N और एक दिन O, तो मतलब इसमें से 5 दिन एक काम कर रहे हो, 5 दिन, तो यही तो मतलब हुआ ना। बात समझ में आई? आगे पढ़ते हैं। एंड M and Q work together, together है इस बार, है ना। M and Q work together for X days के लिए काम किया इन्होंने, ठीक है। If 4/24 work, 4/24 of the job still remained, मतलब इन लोगों ने जितना भी काम किया उसके बाद भी काम बच गया, तो टोटल काम कितना लेके चल रहे थे? तो 360 का 4 बाई सीधा सीधा 1/6 बोल देते, है नहीं? तो कितना आएगा सॉल्व करके? 60, मतलब 60 यूनिट काम बच गया। मतलब ये है कि यहां से पूरा काम कितना आना चाहिए? नहीं भैया, 300 यूनिट्स, क्योंकि 60 यूनिट काम बच गया। तो ये जो जितना टाइम दिया हुआ है, इस टाइम में कितना काम कराना है? 300 यूनिट्स। इज इट क्लियर नो? पक्का? फिर पूछा क्या है देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मुझे बस आप लोग ये बताएं, एन डेली कितना काम करता था? डेली कितना काम करता था पर यूनिट का, पर डे वर्क लिखवाया था। इनका है 18, तो अगर दोनों का 5 दिन का सीधे जोड़ लो 30 इंटू 5, है ना। कितना आ गया? या फिर एक काम करो कि 18 इंटू 5 कर लो, 12 इंटू 5 कर लो, जोड़ो लो, घूम फिर करके वहीं पहुंचोगे। कितना आया? तो 150 यूनिट काम इन लोगों ने कर दिया। टोटल कितना कराना है? तो मतलब इनके लिए भी कितना आया? एम का डेली कितना आ रहा था? 15। क्यू का डेली कितना आ रहा था? 10। तो ये दोनों एक साथ अगर डेली काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 25 यूनिट्स पर डे। और 25 डेली करते हुए 150 तक पहुंचना है। तो दिस डिवाइडेड बाय 25 विल गिव यू, तो ये दोनों 6 दिन के लिए एक साथ काम किए। समझे? अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑल्टरनेट दिया हुआ है, एक एक दिन का निकालने पड़ जाते हैं, वो काम नहीं करना है। उसका सिंपल सा मतलब है कि एक दिन एक है, दूसरे दिन दूसरा है। 10 दिन दिया हो तो आधा दिन उसका है, आधा दिन उसका है, सिंपल। और उसको बनाने बैठेंगे तो फिर लिखते रहेंगे। आई होप इसमें क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, है ना। गुड। ऑनलाइन वाले भाई सबको क्लियर है? Yes, sir. गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। द पर्सन P वर्क ऑन अ जॉब A फॉर 5 days, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल से लिखता हूं P फॉर 5 days and the remaining work was done was and the remaining work was completed by M, N and Q working in alternate days starting with M followed by N and followed by Q। मतलब इस ऑर्डर में चलना है कि पहले M काम करेगा, फिर N, फिर Q, मतलब एक एक दिन, एक दिन सिर्फ M, दूसरे दिन सिर्फ N और तीसरे दिन सिर्फ Q, फिर चौथे दिन वापस ये पैटर्न चलता रहेगा ऐसे। क्लियर? ठीक है,
व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क आफ्टर 14 डेज, 14 डेज के बाद कितना काम बचेगा? तो टोटल काम कितना था अपने पास? 360। तो पहले टोटल लिख लो साइड में 360। पी का पर डे वर्क बताओ। 9 था ना पक्का? तो अगर यहाँ 9 है तो कितना वर्क हो गया? 45 यूनिट तो यहाँ हो गया। और कितने दिन निकल गए? 5 डेज। टोटल कितना डेज दिया यहाँ? कितने डेज के लिए वर्क हो रहा है? 14 में से 5 दिन इधर निकल गए। इन लोगों को कितने दिन काम कराना है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3 दिन ये काम करेगा, 3 दिन ये काम करेगा और 3 दिन ये काम करेगा, तभी तो 9 डेज आएंगे। उसको बनाने बैठेंगे तो फिर बनाते रह जाएंगे। दिख रहा है सबको? तो मुझे एम का बताओ, एन का बताओ। यही था ना? पक्का यही था? तो एम एन और क्यू का पर डे वर्क कितना आएगा? अरे 10 तो इसका है, सबका जोड़ो 43। तो 43 इंटू 3 कितना हो गया? 129। तो 129 यूनिट वर्क यहाँ हो गया, 45 यूनिट यहाँ हो गया। अभी तक कितना हो गया? अभी जोड़ो। तो 174 यूनिट काम हो चुका है आउट ऑफ 360। बचा कितना? 360 में 174 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इतना काम बच गया। कितना? 186 है ना? तो अगर आप 360 में 174 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना काम रिमेनिंग है। तो अगर आपके पास 176 कितना आ रहा है? यही आ रहा है। तो 186 बाकी है, तो आप बोलोगे 186 बाकी आउट ऑफ 360, आउट ऑफ 360। लेकिन यहाँ ऑप्शन में से 180 है, तो क्या मैं इसको 180 बना सकता हूँ? तो ये क्या हो जाएगा? तो दिख गया कि ये वाला आंसर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे ना, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा जाना है। समझ गए? हाँ। कहां पे? देखो पहले है कि पी ने पहले 5 दिन काम किया है, तो पी डेली कितना काम करता था वो लिखवा चुका हूं मैं। 5 डेली वो 9 यूनिट काम करता था, तो 5 डेज में कितना काम करेगा? तो 45 यूनिट काम तो हो चुका है। अब अगला 9 दिन, बिकॉज इसमें लिखा है ना कि 14 डेज के बाद कितना काम बचेगा, तो 14 डेज तक का काम निकालना पड़ेगा। उसमें से 5 दिन निकल गया, बचा 9 डेज, और ये काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज पे। तो मतलब 3 दिन इसका आएगा, 3 दिन इसका आएगा, 3 दिन इसका आएगा। इसका डेली काम है 15 यूनिट, 3 दिन में कितना करेगा? 45। या तो अलग अलग करो या तो एक बार में कर लो। एक बार में करोगे तो सम करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो फिर 15 इंटू 3, 18 इंटू 3 और 10 इंटू 3 सम करिएगा, फिर वहीं आ जाएंगे। तो हमारे पास ये होगा कि नेक्स्ट 9 डेज में कितना काम हो गया? 129। ये भी काम हो चुका, ये भी हो चुका। टोटल कितना हो गया? 174 यूनिट्स काम हो गया आउट ऑफ 360, बिकॉज टोटल कितना था? 360 ही था। तो बचा कितना भाई? बचा कितना? 186 डिवाइडेड बाय 360। ये काम हो चुका है, ये काम बाकी है, ये अभी नहीं हुआ है। क्लियर? दोनों का सम शुड बी 1, दोनों का सम शुड बी 360 अपॉन 360, अदरवाइज गलत है। क्लियर? और इसके थ्रू हमने देखा जो काम बचा हुआ है 93 बाई 180 आ गया, वही आंसर है। आई होप अभी क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, एक बार और बता दो भाई। ठीक है ना? तो एक ही क्वेश्चन बचा, जल्दी से काम करा के खत्म करते हैं उसको भी। ठीक? आप क्या कहते हैं? इफ ओ वर्कड ऑन ए जॉब ए with 5/4 times his given efficiency, ठीक है? बातें नहीं भाई प्लीज। इसका जो भी एफिशिएंसी था उसका एफिशिएंसी का 5/4 से काम कर रहा है। 5/4 इज ग्रेटर देन 1, इट मींस इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। ये पहले कितना काम करता था डेली? लिखवाया मैंने 12। तो इसका मतलब ये कि 5/4 ऑफ 12। अब ये डेली कितना काम करता है? इसके लिए वैल्यू बदल गई, इसके लिए वैल्यू, बस इतना ही मतलब है इसका। क्लियर? एंड वॉज असिस्टेड बाई एम ऑन एवरी थर्ड डे, मतलब यह है कि पहले दिन ओ काम करेगा, दूसरे दिन ओ काम करेगा, तीसरे दिन ओ और एम, मतलब प्लस होगा, ऑब्लिक नहीं, ओ और एम दोनों एक साथ काम करते हैं। एवरी थर्ड डे लिखा है ना, ऑन एवरी थर्ड डे। देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब ए। तो जॉब जो है टोटल वो तो 360 ही लेके चलना है।
मुझे बस बताओ ओ का तो मिल गया 15 यूनिट, एम का कितना था, वो भी 15 ही था, मुझे ध्यान है ना। तो अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ 15 यूनिट कम हुआ, यहाँ भी 15 हुआ और यहाँ पे, तो आप ये बोलोगे कि हर 3 डेज में, 3 डेज में कितना काम हो रहा है, और आपको कराना कितना है, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स आंसर। क्लियर, क्लियर सभी को अच्छे से। तो ये सेट भी हो गया पूरा आपका। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहानियां नहीं है, नहीं बेकार, ठीक नहीं है। जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया कुछ भी नहीं है ना। तो अभी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नहीं होंगे तो मुझे ऐड कराने पड़ेंगे, मैं ऐड करा दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, दोबारा बताओ। चलिए फिर आज के लिए बस करते हैं हम लोग, है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन।